तो दोस्तों अभी हम उपस्थित हुए हैं ईएसआई के संदर्भ में जो साक्षात्कार है अगली कड़ी आप लोग की उसकी रणनीति क्या हो इसके संदर्भ में। देखिए सबसे पहले बात यह है दोस्तों कि अभी आप पीटी मेंस क्वालिफाई करके आए हो और फिजिकल के बाद आपको इंटरव्यू होना है और इंटरव्यू जो है आपका अंतिम चरण है और इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे यानी मेंस और जो है इंटरव्यू का मार्क्स जोड़कर वो ईएसआई के पद पे जो है नियुक्त किए जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात जो साक्षात्कार की होती है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ देखा जाता है किस तरह से है और प्रशासन में आप जाने के लिए दक्ष हैं या नहीं इसकी उपयुक्तता का ही जांच आपको किया जाएगा। इंटरव्यू की जो तैयारी है रणनीति है वो बिल्कुल अलग है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है सर क्लास के माध्यम से तैयारी कराइए। तो देखिए क्लास के माध्यम से आपको तैयारी तो कराई जाती है समेकित रूप से, लेकिन इंटरव्यू का जो रणनीति है उसमें मॉक देना आपके लिए अनिवार्य है। अगर आप मॉक नहीं दीजिएगा तो वहाँ आप किस तरह एंट्री कर रहे हैं, कैसे आप बैठ रहे हैं, कैसे आप सामने वाले का अभिनंदन कर रहे हैं, सारा प्रोसेस आपका सही होना चाहिए और जो उत्तर दे रहे हों उसमें आपको क्रमबद्धता होनी चाहिए। जो पूछा जाए उतना ही उत्तर देना है आपको और इस पैटर्न को पूरी तरह तैयार करने के लिए दोस्तों आपको किसी संस्थान में मॉक देना अनिवार्य रूप से ज़रूरी हो जाता है। आपको पता ही होगा कि बीपीएससी 64वीं 65वीं में जो है कि आपको सबसे ज़्यादा सफलता दर अगर किसी संस्थान का रहा है तो वो रैंकर्स व्यू है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो रहा है हम लोग प्रत्येक छात्रों पर जो है इंडिविजुअल वर्क करते हैं और जिसके कारण सफलता का जो दर है वो उच्च रहा है और लगभग लोगों का जो स्कोर है वो 80 प्लस है, किन्हीं का 87 है, 88 है, 90। इस बार का जो टॉप अंक इंटरव्यू में है वो लगभग 90 है और 90 हमारे भी छात्रों अरविंद जी को प्राप्त हुआ है। पिछले बार जो 64वीं के टॉपर थे कृष्णा जी वो भी हमारे रैंकर्स व्यू संस्था से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से जो प्रदर्शन है हमारे संस्थान का उच्च रहा है उसके पीछे यही कारण है कि मॉक जो प्रश्नल है उसको आप लोग को बेहतर तरीके से लिए जाने वाला टीम होना चाहिए। आजकल जो बहुत सारा आप देख रहे हैं मार्केट में सफलता लेने के बाद लड़के कहीं भी चले जाते हैं जिससे लड़कों में भटकाव आता है कि हम तैयारी कहाँ करें, कहाँ से हम जो है कि चीज़ों को एकत्र करें। तो इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा अभी के समय में समस्या उत्पन्न हो रही है। मैं सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ, आप तैयारी जो कर रहे हैं कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ऐसा मंच होना चाहिए जो आपकी गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास करे। ये नहीं कि 3-4 ऑफिसर को ला दिए, अगले बार कोई और टीम आ गई, अगले बार कोई और टीम आ गई। आपको देखने में तो लगेगा कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है लेकिन आप में तुलनात्मक सुधार नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा क्योंकि ये अंतिम कड़ी है दोस्तों और ये 30 नंबर का जो परीक्षा है इसमें आप अगर 22 से 24 अंक ले आते हैं इंटरव्यू में तो आपकी सफलता निश्चित रूप से यहाँ संभव हो जाती है। तो इसीलिए आप लोग जो है कि बेहतर तैयारी रणनीति पे काम करना शुरू कर दें। और अब हम बात करेंगे साक्षात्कार की रणनीति क्या हो और कैसे इसको तैयार किया जाए इसके संदर्भ में। देखिए सबसे पहले जो आपको प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जाएगा वो होगा व्यक्तिगत प्रश्न। व्यक्तिगत प्रश्न जो होता है वो आपके पर्सनल व्यू और अप्रोच पर आधारित होता है। आपकी जो चीज़ें हैं आप जिससे जुड़े हुए हैं उसके बारे में पूछना। जैसे कि आपका पूछा गया आपके परिवार में सदस्य की संख्या कितनी है। अगर सदस्य की संख्या पूछा जा रहा है तो हो सकता है आपके परिवार में जो है सदस्य की संख्या जो है ज़्यादा भी हो सकती है, 6 सदस्य हों, 4 भाई बहन हों। तो ऐसे में आपको बड़े परिवार का क्या लाभ है, छोटे परिवार का क्या लाभ है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिर प्रश्न आता है आपको मैट्रिक इंटर स्नातक में क्या प्रतिशत अंक रहा आपका और आप किस संस्थान से जुड़े हुए हैं। मान लेते हैं कि आप स्नातक में बीएचयू से स्नातक आपने किया तो बीएचयू के संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। उसकी स्थापना कब हुई, कौन उसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए, या फिर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है तो तिलका मांझी के बारे में पूछा जा सकता है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है। तो इसलिए आपको यूनिवर्सिटी की पृष्ठभूमि को भी जानना चाहिए। आगे का जो प्रश्न है व्यक्तिगत प्रश्न में आपकी हॉबी क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग जो चयन करते हैं हॉबी में वो अपने जो है हॉबी के बारे में अध्ययन पूरी तरह से नहीं करते हैं। समांतर लड़कियों में देखा जाता है कि खाना पकाना वो हॉबी रख लेती हैं
और उनसे जब प्रश्न किया जाता है कि साउथ इंडिया का 2 व्यंजन बताइए, क्या बनाने का प्रोसेस है, तो वो नहीं बता पाती हैं या फिर व्यंजन का नाम भी नहीं बताती है। तो इससे इंटरव्यू में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हॉबी जो भी आप रखें उसको पूरी तरह से तैयार रखें। जैसे मान लेते हैं कि आपका हॉबी बैडमिंटन है, तो बैडमिंटन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या टूर्नामेंट है, ओलंपिक में बैडमिंटन में भारत का प्रदर्शन क्या रहा, क्या ओलंपिक में कोई भारतीय ने जो है कि बैडमिंटन में पदक जीता है, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ प्रतिस्पर्धा का नाम। तो ये सभी आपको तैयार करना होगा दोस्तों, और बेहतर ढंग से आप तैयार करोगे तभी आपका सकारात्मक इफेक्ट इंटरव्यू पे पड़ेगा। क्योंकि पहला जो पॉइंट है ईएसआई का, वो व्यक्तिगत है, व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है समग्रता से। व्यक्तित्व का अर्थ होता है कि आपकी जो हॉबी हो, आइडियल पर्सन हो, उसके बारे में आप बेहतर ढंग से जानें। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका जो आइडियल पर्सन है गांधी हैं, तो गांधी के संदर्भ में आपको पूछा जा सकता है गांधी के विचार, किस विचार से आप गांधी से प्रभावित हैं, गांधी जो है कि किनके सिद्धांतों और विचारों का जो है कि प्रतिपालन किए, इसके संदर्भ में पूछा जा सकता है। गांधी किससे प्रभावित थे, गांधी के गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, गांधी जी की 4 पुस्तक बताइए, गांधी अंबेडकर में तुलना, गांधी नेहरू में तुलना। और ख़ास करके हिस्ट्री खंड के अभ्यर्थी से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। और गांधी के संदर्भ में अगर आदर्श आप गांधी रखें, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो माता पिता को आदर्श रखते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, आप माता पिता को आइडियल रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास पर्याप्त तर्क होना चाहिए। अगर आप जवाब देते हैं कि इकोनॉमिकली सपोर्ट किए हैं आपके माता पिता, तो दुनिया का कोई ऐसा माता पिता नहीं है जो कि अपने बच्चों को इकोनॉमिक तौर पे सपोर्ट नहीं करता है। तो ये कोई पर्याप्त आधार नहीं है दोस्तों। अगर आप आइडियल पर्सन मानते हैं माता पिता को, तो उसके बारे में भी आपको पर्याप्त आधार होना चाहिए, तभी आप बेहतर अंक पा सकते हैं। ठीक है, अभी अब चलते हैं हम आगे। जिला को आप कैसे तैयार करें। तो आपके ज़िला का नाम क्या है, गठन ज़िला का कब हुआ, मान लेते हैं शेखपुरा ज़िला ही है, तो शेखपुरा ज़िला कब जो है मुंगेर से कट के अलग ज़िला बना, स्थापना कब हुई। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। ज़िले की चौहद्दी क्या है, ज़िले में कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जो राष्ट्रीय स्तर या राजकीय स्तर पर पहचान बनाया हो, तो उसके संदर्भ में पूछा जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका ज़िला औरंगाबाद है, तो औरंगाबाद में अनुग्रह नारायण सिंह की पृष्ठभूमि रही है, तो आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए इसको आप लोग बेहतर ढंग से तैयार करें। कोई भी ज़िले से कोई व्यक्ति अगर प्रसिद्ध रहा हो, अगर बेगूसराय ज़िला आपका है तो रामधारी सिंह दिनकर वहाँ प्रसिद्ध कवि जुड़े हुए हैं। तो ऐसे चीज़ों को आपको तैयार करना होगा। उसके बाद आता है आपके ज़िले में धार्मिक महत्व की चीज़ें। अगर मान लिया जाए आपका ज़िला जो है कि नालंदा है, तो वहाँ राजगीर में जो है कि विश्व शांति स्तूप है। उसके अलावा अगर देखें नालंदा में आपको नालंदा का प्राचीन खंडहर है, तो उसके बारे में आपको जानना चाहिए। धार्मिक जुड़ाव कैसे कैसे क्या है, या फिर आपको पर्यटन का क्या क्या संभावना है वहाँ पे, ये भी आपको जानना चाहिए। ज़िले का आर्थिक महत्व, आपका आर्थिक रूप से एग्रीकल्चर पे भी हो सकता है कि कृषि में कोई विशेष पहचान हो उस ज़िले का। जैसे कि नालंदा सब्जी उत्पादन में बहुत अच्छा पोजीशन रखता है, तो ये भी आप बता सकते हैं। आर्थिक रिसोर्स कुछ हो, जैसे शेखपुरा ज़िला जो है कि पहाड़ से जो है आर्थिक उपार्जन का बहुत बड़ा स्रोत है वहाँ पे, तो इसको आप आर्थिक में तैयार कर सकते हो। व्यंजन, कोई विशेष क्षेत्र में कोई विशेष व्यंजन का पहचान होता है। जैसे सिलाव का खाजा, सिलाव एक एरिया है, वहाँ पर जीआई टैग मिला है खाजा को। सिलाव का खाजा एक विशेष पद्धति से उसको तैयार किया जाता है, इसलिए उसको पूछा जाता है कि आपके क्षेत्र का कोई स्पेशल व्यंजन क्या है। यहाँ पर अगर आप सॉरी बोलते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और बोर्ड ये समझेगा कि आप उस एरिया के बारे में समेकित जुड़ाव नहीं रखते हो। और इसका आपको देखिए इंटरव्यू में 2 शब्द का प्रयोग किया गया है, एक रचनात्मक और दूसरा सकारात्मक। रचनात्मक व्यक्तित्व वही है जो समग्र रूप से अपने क्षेत्र का जानकारी रखे, और सकारात्मक वही है जो सरकार की नीतियों और उनके जो है कि दिए गए निर्देशों का अच्छे ढंग से पालन करे। तो कभी भी आपको सरकार के विरुद्ध नहीं लिखना है दोस्तों। अब
राज्य आधारित प्रश्न पे आते हैं हम लोग। राज्य आधारित प्रश्न जो होता है वो राज्य सरकार की योजनाएं उसमें महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। योजनाओं में क्या, युवा से संबंधित योजना का नाम बताइए। अब देखिए, 2 युवा से संबंधित योजना अगर आपको पूछा जाता है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना आप बोल सकते हैं, या फिर उद्यमी योजना। आपको राज्य सरकार का बोल दिया तो राज्य सरकार का नाम लेना है। महिला से संबंधित योजना, बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। प्राथमिक विद्यालय में आपको 50% आरक्षण का प्रावधान है, तो ये आप बोल सकते हैं। 7 निश्चय फर्स्ट में जो है हर घर शौचालय महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ था, तो ये सभी आप बता सकते हैं। किसान से जुड़ा हुआ योजना, हर खेत में सिंचाई का प्रबंध, ये किसान से जुड़ा हुआ स्कीम है। और अन्य भी बहुत स्कीम है, उसको आपको देख लेना है। उदाहरण के तौर पे हम बता रहे हैं अभी पर्यावरण से जुड़ा हुआ योजना। तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ योजना आपका महत्वपूर्ण योजना एक है, जिसमें जल जीवन हरियाली, ये आपको पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। तो 2 योजना, कम से कम 2-3 योजना इसके संदर्भ में आपका होना चाहिए। अगर बोर्ड आपको पूछता है तो अगर आप जवाब देते हैं तो इससे ये होगा कि सरकार के नीतियों को या उनके कार्यक्रमों को आपने विशेष तौर पे अध्ययन किया है। देखिए, हर प्रश्न का कुछ अप्रोच है, ऐसे ही वो प्रश्न नहीं पूछते हैं। अब राज्य के पिछले 6 माह की महत्वपूर्ण घटनाओं का आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि इस बार पंचायती राज चुनाव हो रहा है, 11 चरण में चुनाव हैं। चुनाव में आपको पूछा जा सकता है कि जब आप पंचायत चुनाव में मत देने के लिए गए थे तो कितने वोट आपने ईवीएम में मत का प्रयोग किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पंचायत चुनाव में जो व्यवस्था थी उसमें वार्ड सदस्य का आपने ईवीएम का प्रयोग किया होगा, मुखिया के लिए आपने ईवीएम का प्रयोग किया होगा, पंचायत समिति के लिए आपने ईवीएम का प्रयोग किया होगा, और फिर आपने पंचायत समिति के अलावे जो है कि पंचायत समिति हाँ, जिला परिषद सदस्य, ठीक है, जिला परिषद सदस्य के लिए, पंचायत समिति सदस्य के लिए 4 लोगों के लिए ईवीएम की व्यवस्था थी। 2 लोगों का चुनाव जो है बैलेट पेपर के जरिए हुआ, एक पंच का, दूसरा सरपंच का। ये 6 यानी एक व्यक्ति अगर पंचायत चुनाव में वोट देने के लिए गया होगा तो उसने 4 ईवीएम पे मत का प्रयोग किया होगा और 2 बैलेट पेपर पर मत का प्रयोग किया होगा। और ये स्थितियां तभी होगी जब निर्विरोध कोई नहीं जीता होगा, तभी ऐसा संभव है, ठीक है। तो कहीं भी हो सकता है कि आपने 4 ही जगह पर मत का प्रयोग किया हो, पंच और सरपंच निर्विरोध एक ही उम्मीदवार खड़ा हुआ हो, तो ऐसी भी स्थितियां हो सकती है। तो इसीलिए आपको बताना है कि 6 जो लोग नहीं गए हैं ये बोल सकते हैं, क्योंकि जानकारी के लिए भी पूछा जा सकता है कि ईवीएम का प्रयोग कितने उम्मीदवारों के लिए था, कौन कौन से उम्मीदवारों के लिए, और कौन कौन का बैलेट पेपर पे था, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है। 2 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, रिजल्ट 2 तारीख को आ जाएगा, तो उसके बारे में भी आपको जानना है। तारापुर, कुशेश्वर स्थान, कौन से व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसके बाद वो सीट खाली हुआ, ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये सभी आपको पिछले 6 महीना का थोड़ा सा जानकारी आप राज्य स्तरीय देख लीजिएगा। अब आ जाइए राज्य की स्थिति। अब इसमें है भौगोलिक संरचना के संदर्भ में प्रश्न। आपका राज्य जो है कैसे, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, कौन कौन से राज्य की सीमा इसको छूती है, क्योंकि जो ड्यूटी है परिवहन विभाग का, वहाँ चैलेंज सबसे ज़्यादा है, वो है बॉर्डर पे। तो आपको इसमें देखना होगा नेपाल से सटे हुए ज़िले कौन कौन हैं, झारखंड से सटे हुए कौन कौन हैं, या फिर उत्तर प्रदेश से ज़िले सटे हुए कौन कौन हैं, इसकी आपको समग्र जानकारी होनी चाहिए। इतिहास, देखिए बिहार का जो इतिहास है काफ़ी प्राचीन काल में देखिएगा वैभवशाली इतिहास है, तो इसके संदर्भ में आपको जानकारी होना चाहिए। मौर्य काल के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, आप कोई भी विषय लें, क्योंकि जो हमारा इतिहास है वो काफ़ी समग्र है और काफ़ी उत्कृष्ट भी है, तो इसके संदर्भ में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए बिहार का इतिहास, और उसमें खासकर मगध का, मौर्य का, गुप्त का, ये जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, क्योंकि तीनों ही व्यवस्था में केंद्र कहीं ना कहीं बिहार के ही क्षेत्र थे। कभी राजधानी राजगीर हुआ करती थी, कभी राजधानी वैशाली हुआ करती थी, और कभी राजधानी पटना हुआ करती थी। तो ये जो बिहार का वैभव है
इतिहास का, इसलिए आपको इतिहास के संदर्भ में जानकारी होना चाहिए दोस्तों। अब आ जाते हैं आर्थिक वाले पार्ट। आर्थिक में आपको कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र तीनों के संदर्भ में जानकारी होना चाहिए। कृषि में जीआई टैग, लगभग 10 ऐसे चीज़ें हैं जिसमें बिहार को जीआई टैग प्राप्त है, तो आपको जीआई टैग के संदर्भ में पूछा जा सकता है। कम से कम 5-6 जीआई टैग जिसमें बिहार को मिला हो, उसके संदर्भ में जानकारी होना चाहिए। सिर्फ जानकारी ही नहीं, ये आपको ये भी पूछा जा सकता है, सिलाव का खाजा अगर आप बोल रहे हैं तो पूछा जा सकता है कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिला है। तो सिलाव नालंदा का जगह है, आपको नालंदा का। जर्दालू आम, तो जर्दालू आम कहाँ का है? भागलपुर का है। वहाँ के सिल्क को भी जीआई टैग मिला है। मखाना को जीआई टैग मिला है दरभंगा में। तो आपको एरिया भी पूछा जा सकता है, तो इसको पूरी तरह से आप लोग तैयार कर लेंगे। बिहार में प्रथम स्थान कृषि के क्षेत्र में कौन सा फसल है जिसमें बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त है, इसके संदर्भ में ही जानकारी पूछा जा सकता है। मखाना में प्रथम स्थान है, और अन्य चीज़ को देख लीजिएगा। कृषि आधारित उद्योग, देखिए दोस्तों, उद्योग का जो संभावना है बिहार में, बिहार सरकार का मानना है कि कृषि आधारित इंडस्ट्री को बिहार में बहुत ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। तो किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से उद्योग को लगाने का स्कोप है, इसके संदर्भ में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप देखिएगा तो पश्चिमी और पूर्वी चंपारण का जो बेल्ट है वो गन्ना उत्पादन बेल्ट रहा है, तो वहाँ पर चीनी मिल स्थापित किए जा सकते हैं। इसके अलावे अगर आप देखिए पूर्णिया का बेल्ट पूर्णिया का जो बेल्ट है उसमें जो है कि आपको मक्का उत्पादन का बेल्ट है, और मक्का उत्पादन बेल्ट होने के कारण वहाँ पर मक्का आधारित उद्योग, जूट भी वहाँ पे है कटिहार पूर्णिया के बेल्ट में, तो जूट आधारित उद्योग। चाय का उत्पादन करता है आपको किशनगंज, तो किशनगंज में चाय आधारित इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं। रोहतास के एरिया में आपको धान का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो राइस मिल आप वहाँ लगा सकते हैं। तो ऐसे ही आपको उदाहरण देना है, जहाँ पर जिस चीज़ का प्रोडक्शन है उसी के आधार पर वहाँ उद्योग आप लगा सकते हैं। तो इसको आपको बताना होगा दोस्तों। फिर आ गया सेवा क्षेत्र, इसमें आपको पर्यटन से संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। आप बिहार के वैसे पर्यटन स्थल का नाम लेंगे जो निर्विवाद रूप से आगे है, जो क्षेत्र जैसे बोध गया, राजगीर, नालंदा का खंडहर, मतलब ऐसा नाम लीजिए जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी आ सके। बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोग क्षेत्रीय स्तर के पर्यटन केंद्र बताते हैं, जो कि हो सकता है बोर्ड का अन्य सदस्य उसे जान भी नहीं रहा हो, तो ऐसे में आपको इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, अब आ जाइए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दे। देखिए दोस्तों, राज्य के लेवल पे, चूँकि ये परीक्षा ESI का है, तो इसमें आपको फैक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें प्रतीक चिन्हों का प्रयोग भी आप देख लीजिएगा कि बिहार राज्य का जो है कि आपको राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय मछली क्या है, तो ये सभी भी जानकारी आपको होना चाहिए। फैक्ट आधारित वहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पूछे जा सकते हैं, पहले पूछे जाते रहे हैं, क्योंकि आपको वन्य सेवा का भी वहाँ था, एक इंटरव्यू लिया गया तो उसमें फैक्ट पूछे गए। लेकिन जो आपका नंबर मिलता है वो परिस्थिति जन्य, मतलब इन सेगमेंट पे अगर आप नहीं जवाब देते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए इसको अच्छे ढंग से, क्योंकि फैक्ट का कोई सीमा नहीं है, फैक्ट आप सब कुछ जान रहे हो, ये संभव ही नहीं है किसी भी मनुष्य के लिए। तो आपको ये देखा जाता है कि जो इंटरव्यू की सामान्य समझ है उसमें आप गलती ना करें। जैसे किसी से पूछा गया डेट ऑफ बर्थ, यहाँ एक चीज़ छूट गया है व्यक्तित्व वाले में, DOB। ठीक है, अगर पूछा गया DOB, तो इसमें आपको अगर किसी का जन्म 1 जनवरी को हुआ तो 1 जनवरी को किस लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर 1992 है तो 1992 किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। 2 घटनाएं बताइए 92 की, तो इसको आप अगर नहीं बताते हैं तो नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ेगा आपके इंटरव्यू पे। तो इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लें। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दे। अब देखिए, पिछला जो 2 साल है वो पूरा कोरोना काल के संदर्भ में ही हम अपनी अर्थव्यवस्था का अवलोकन करते हैं, और उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सामाजिक क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है,
पर्यावरणीय क्षेत्र में बहुत सारे विशेषज्ञ का मानना है कि इसमें थोड़ा सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। तो बोर्ड में कभी कभी ऐसा होता है, कोविड काल का कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पूछ लेते हैं, तो आपको उसे भी ध्यान में रखना है और फिर बताना अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो नकारात्मक प्रभाव को भी। अब यहाँ से लेकिन स्कोप बनता है कि कुछ आपको डिसीजन मेकिंग वाले प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि क्या सरकार ने ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी की, मतलब उतने ढंग से परिपक्वता नहीं दिखाया गया सरकार की तरफ से, जिसके कारण लोगों की जाने गई। तो इसमें आपको सरकार की नीतियों को हमेशा सकारात्मक रखना है, सरकार के प्रयासों को जो है कि आपको आगे बढ़कर उस जवाब देना होगा, तभी आपका उत्तर अच्छा माना जाएगा। देखिए, पेंडेमिक के दौरान यूएसए में भी जो है कि त्रासदी हुई, 4.5 लाख लोग लगभग वहाँ मारे गए और न्यूयॉर्क शहर भी 2.5 से 3 महीना तक पूरी तरह बंद रहा लगभग। तो पेंडेमिक जो होता है दोस्तों, उसमें कोई भी देश वहाँ पर पूर्ण तरह से व्यवस्था करे यह संभव ही नहीं है। तो ऐसे में भारत जैसे देश जहाँ पर आधारभूत संरचना उतनी मजबूत नहीं है, तो यहाँ हम अपेक्षा करें कि हर एक व्यवस्था हो जाए, यह संभव नहीं है। कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं, लेकिन जो व्यवस्था थी उसमें सरकार ने काफ़ी बेहतर प्रयास किया और जिसका परिणाम यह हुआ कि दूसरी लहर जो कोरोना की थी उसको भारत आसानी से जो है कि उस पर जीत पाने में सफलता प्राप्त किया और बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ा। इस तरह आप सकारात्मक उत्तर दें, आप एक्सेप्ट करें ठीक है ऑक्सीजन की किल्लत हुई, लेकिन जो किल्लत थी वो जो है कि आपको पेंडेमिक के कारण थी, एकाएक ऐसा हुआ और उपकरण के लेवल पे हमारे यहाँ उतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सरकार हर एक तौर पे प्रयास की। आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या कोरोना काल में चुनाव कराना अनिवार्य था या फिर चुनाव जो कराया गया वो सही था या नहीं था। तो आप निश्चित रूप से जो है इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट करोगे, आप बोलोगे कि कोरोना काल में जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव जो है कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कराए गए और सुरक्षा मानक का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण जहां चुनाव कराए गए वहां कोरोना के केसेज बढ़ने की बहुत ज़्यादा जो है कि वहां पर मामले नहीं देखे गए। इस आधार पे चीज़ों को पुष्ट कीजिए। पूछने का तो वहाँ पर आपके विचार को वो देखेंगे ही कि कैसे आप जवाब दे रहे हैं। अब किसान बिल है, अब किसान बिल में ही आपको पूछा जा सकता है कि आप सरकार के पक्ष में हो या फिर किसान के पक्ष में हो। आपको हमेशा सरकार के पक्ष में रहना है दोस्तों, लेकिन आपको दिखाना है कि किसानों के प्रति भी हमारी सहानुभूति है। लेकिन चूँकि यह बिल किसानों के खुशहाली के लिए लाया गया है, किसानों के आय को दुगना करने के लिए लाया गया है, कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाया गया है, इसलिए हम सरकार के साथ हैं। आपसे अगला प्रश्न हो सकता है कि फिर किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, यह भी प्रश्न आपसे अगला पूछा जाएगा। अब वहाँ पर आपको व्यवस्थित उत्तर देना होगा कि सर विरोध संपूर्ण किसान नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ आशंकाएं हैं जिसको लेकर विरोध हो रहा है, वो आशंकाएं क्या है इसके संदर्भ में आप बता दीजिए। इस तरह से आप यहाँ बचाव कर सकते हैं। अब है जो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है पहले के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो है स्नातक विषय से। तो दोस्तों स्नातक विषय से समग्र तैयारी आप लोगों को होना चाहिए। थोड़ा ऊपर ऊपर जो अनुप्रयोग वाला है व्यवहारिक प्रश्न उसको आप लोग तैयार कर लें। उदाहरण के तौर पे कोई इतिहास का लड़का है तो उसको क्या तैयार करना चाहिए। अब इतिहास है, अब प्राचीन काल जो है कि चूंकि बिहार का वैभवशाली है तो प्राचीन पे आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इतिहास का कौन सा ऐसा कालक्रम है जो कि आपको सबसे बेहतर लगता है, देखिए बिहार के नागरिक हैं तो आप जो है कि सबसे बेहतर आप प्राचीन को ही बताइए, ठीक है। और उसका बताने का आपको तार्किक आधार है, क्योंकि उस समय हमारा मगध काफ़ी मजबूत स्थिति में था, हमारा साम्राज्य काफ़ी समृद्ध था, मौर्य एम्पायर भी बहुत मजबूत था, गुप्ता, तो वहाँ पे आपको तार्किक आधार है जिससे कि आप पुष्ट कर सके चीज़ों को। तो इसीलिए आपको जो है कि रखना पड़ेगा मतलब कि प्राचीन को। उसके बाद मगध में जैसे ही आप मध्यकालीन में आएंगे तो मध्यकालीन इतिहास में आप देखेंगे कि बहुत सारे शासक हुए। अब शासक की नीतियों के संदर्भ में भी आपको जानकारी होनी चाहिए।
ठीक है, कौन कौन सा शासक की कौन कौन सी नीतियाँ थी, इसके संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अकबर की नीतियों के संदर्भ में पूछा जा सकता है, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में पूछा जा सकता है, बलबन की नीतियों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप लोग बेहतर ढंग से तैयार कर लें। इतिहास में कौन सा शासक सबसे योग्य आपको लगता है, ऐसे भी प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इसको भी तैयार कर लें। आधुनिक इतिहास में आप गांधी के विचारों को, अंबेडकर के विचारों को, नेहरू के विचारों को, सिद्धांतों को आपको जानना चाहिए। इस तरह से इतिहास का आप अवलोकन कर सकते हैं। ज्योग्राफी वाले बिहार के मैप पर विशेष फोकस कीजिएगा, भौगोलिक स्थिति, उनसे संदर्भ में आपको प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। गंगा नदी किन किन जिलों से गुजरती है, उत्तर बिहार में जो है कि नदियों का क्रम बताइए, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण बिहार की नदी का क्रम बताइए, कौन कौन से फसल का उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है। तो ज्योग्राफी वाले को ये सभी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अक्षांश देशांतर, मतलब बेसिक जो समझ की चीज़ें हैं वो भी पूछी जा सकती है। तो अन्य विषय वाले भी अपने अपने अनुसार तैयार कर लेंगे, और जिनका विषय पबएड है या फिर जो है कि आपको इकोनॉमिक्स है, उसमें जो विचारक हैं उसके संदर्भ में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से सिद्धांत उन्होंने दिया, और बाकी अनुप्रयोग से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आ जाते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है। हालांकि इसको लेकर जो मार्केट में चीज़ें चल रही है वो सही नहीं है दोस्तों, मैं पहले ही इसका कटाच कर देता हूं कि ईएसआई से जो संबंधित प्रश्न जो पूछा जाएगा आपको, इसके संदर्भ में बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ईएसआई बने नहीं हो। वहाँ पर जो शब्दावली का प्रयोग आयोग ने किया है कि ईएसआई पद के लिए उपयुक्तता की जांच की जाएगी, ना कि ईएसआई के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। तो बेसिक जानकारी आपको थोड़ा सा होना चाहिए। अब इसका बहुत सारे लोग अर्थ जो लगा रहे हैं कि हम ईएसआई वाले के पास ही पढ़ लें तो बेहतर अंक मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति अगर है तो आप ईएसआई के साथ ही जाके 2 महीना बिता लीजिए, इंटरव्यू का बेहतर तैयारी हो जाएगा। इंटरव्यू जो है संपूर्ण व्यक्तित्व का परीक्षण है दोस्तों, और इसमें आपको एक भाग है ईएसआई के संबंध में प्रश्न। अब इसमें ईएसआई का वर्ग क्या होता है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए मेनली इसका 3 वर्ग है। एक है परमिट इशू को देखना, ठीक है, ओवरलोडिंग है या नहीं, और लीगल इनलीगल प्रोसेस ये देखता है। कोई अगर शराब भरा हुआ ट्रक आपकी सीमा में प्रवेश कर रहा है, कोई मंत्री का फ़ोन आ गया कि इसको आप पास करवाइए, तो आप करवाइएगा कि नहीं। तो परिस्थितिजन्य प्रश्न आपको इसके संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। अगर मान लिया जाए बॉर्डर पर जो है तस्करी में आपके सीनियर संलिप्त हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे। इस संदर्भ में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आप उस पद के लिए उपयुक्त हैं या नहीं, ठीक है। इसके अलावा ईएसआई का हायरार्की क्या होता है, तो ईएसआई के बाद जो प्रमोशन है वो इंस्पेक्टर के बाद है, इंस्पेक्टर का होता है, ठीक है। उसके ऊपर कौन कौन पद हैं, डीटीओ का पद है, फिर एडीटीओ पहले है, उसके बाद डीटीओ है, ठीक है, जिसकी बहाली बीपीएससी के द्वारा होती है। तो इस संदर्भ में तमाम जानकारी आपको बताई जाएगी। इसके अलावा परिवहन का कुछ रूल्स है। 3 तरह का लाइट होता है, यूज होता है। आपको येलो हो गया, उसके बाद आपको ग्रीन लाइट हो गया, रेड लाइट हो गया। तो तीनों का क्या क्या जो है कि मीन्स है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, इसके संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए। परिवहन के संदर्भ में और भी प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं कि कितने वर्ष के मोटर वाहनों पर जो है कि रोक है, डीजल गाड़ियों पे चलाने पे प्रतिबंध लगाने की बात है। तो इस संदर्भ में कुछ नियम कानून से जुड़ा हुआ जो मामला है उसके संदर्भ में भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो ठीक है, ये संपूर्ण ईएसआई की रणनीति थी, कैसे आप तैयारी करें दोस्तों। और जो घर पे हैं, अभी छुट्टियों में हैं, वो इन चीज़ों को बेहतर ढंग से खुद तैयार कर लें और तैयारी करते रहें। और अभी जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में रैंकर्स व्यू साक्षात्कार की तैयारी करवा रहा है। जो भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, और 700-429-1557 पे कॉल कर सकते हैं। इस संदर्भ में आपको जो है कि एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें तैयारी की पूरी रणनीति साझा की जा रही है, कुछ मैटर दिए जा रहे हैं, और उस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं हमारे यहाँ एडमिशन लेके, और पूरा प्रोसेस आपको करवाया जाएगा।
और कैसे हम लोग को इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी 64वीं 65वीं में जो हमारा प्रदर्शन है, क्योंकि हम बनावटी बातें करते नहीं हैं। आप टॉपर्स जो हैं हमारे संस्थान से हैं, और ये हम लोग पहले से ही जो है कि बोलते आए हैं। आप देख सकते हैं हमारी संस्थान को आकर, और जो है कि इसमें जो स्थितियां हैं, लगभग लोगों का इस बार भी अंक 80+ है बीपीएससी। तो आप जो तैयारी करोगे उसमें इंडिविजुअल तैयारी का महत्व है। बहुत सारे लोग जो है सामूहिक रूप से तैयारी करवा रहे हैं। जब आप पर्सनल वहाँ आई कांटेक्ट कैसे रख रहे हो, बोल कैसे रहे हो, क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, संयम बरत रहे हो कि नहीं, आयोग के साथ मर्यादित ढंग से पेश आ रहे हो या नहीं, ये सभी चीज़ों को समग्रता से अवलोकन बोर्ड करता है, और उसी आधार पे आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो आप रैंकर्स व्यू टीम के साथ जुड़िए, और निश्चित रूप से रैंकर्स व्यू टीम आपके हर कदमों के साथ रहेगी और आपको मंजिल पे पहुंचने में सहायक की भूमिका अदा करेगी। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।